बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मेजर स्लम्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस को देख रहे थे। तो हमें पता चला कि मेजर स्लम्स जो हैं ये फ्रीली स्विमिंग होते हैं, एक्टिवली मोटाइल सेल्स होते हैं जिसकी एक हेड और एक टेल होती है। और जो हेड और टेल के दरमियान जंक्शन पॉइंट होता है या जो जंक्शनल पॉइंट होता है उसको हम नेक ऑफ द स्पर्म कहते हैं। द हेड ऑफ द स्पर्म फॉर मोस्ट ऑफ द बल्क ऑफ द स्पर्म। वो कहते हैं कि ज़्यादातर अगर हम देखें एंड इट कंटेन्स द न्यूक्लियस। होता यह है कि जो हेड ऑफ द स्पर्म होता है, अगर हम यहाँ पे स्पर्म के डायग्राम भी देखें तो इसका जो ज़्यादातर हिस्सा होता है बेसिकली एक स्पर्म का, वो क्या होता है, उसके हेड का रीजन होता है और उस हेड के अंदर बेसिकली न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कुछ कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं जो कि एक स्पर्म सेल को बनाते हैं। दैट इज़ एक्चुअली नोन एज द हेड ऑफ द स्पर्म। ठीक है, इस हेड में देखें द न्यूक्लियस दैट इज़ कवर्ड बाय एक्रोसोम। यहाँ पे ये हेड दिखाया गया और यहाँ इस हेड के ऊपर ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने एक्रोसोम कहा है। दैट इज़ एक्चुअली नोन एज द हेड ऑफ द हमारे पास स्पर्म है न्यूक्लियस दैट इज़ कवर्ड बाय एक्रोसोम। ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर जो है, चूँकि हमने पहले बताया ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम एक्रोसोम कहते हैं। द न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय एक्रोसोम। यहाँ पे नेक है, दैट इज़ एक्चुअली द जंक्शनल पॉइंट बिटवीन द हेड एंड द टेल ऑफ द स्पर्म। एंड इसको हम फर्दर देखते हैं कि बेसिकली फिर आगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। तो स्पर्म्स जो हैं ये बेसिकली मोटाइल होते हैं, इसमें हेड और टेल हो गया और एक नेक हो गई। द एंटीरियर 2/3 ऑफ द हेड इज़ कवर्ड बाय द एक्रोसोम। वो कहते हैं कि अगर हम एंटीरियरली एक स्पर्म को देखें कि जो स्पर्म की जो सामने वाली साइड है उसकी जो 2/3 हिस्सा होता है बेसिकली उसको क्या कवर कर रहा होता है, एक्रोसोम कवर कर रहा होता है। अ कैप लाइक सेक्युलर ऑर्गेनेली दैट इज़ कंटेनिंग सेवरल एंजाइम। अगर हम एक्रोसोम की बात करें तो ये हमारे पास एक कैप लाइक, ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बेसिकली सेवरल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एंजाइम्स जो हर जगह ज़रूरत होते हैं, डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं। And when released the enzymes facilitate the dispersion of the and when released, और जब ये enzymes release होते हैं द एंजाइम्स एंड व्हेन रिलीज्ड, अब उन स्पर्म्स की डेफिनेटली उनकी न्यूट्रिशनल डिमांड उन सब के लिए एंजाइम्स का होना ज़रूरी है। एंड व्हेन रिलीज द एंजाइम्स फैसिलिटेट द डिस्पर्शन ऑफ द फॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा एंड स्पर्म पेनिट्रेशन ऑफ द जेन्यूला जोना पेल्यूसिडा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान डेफिनेटली स्पर्म्स ने जो है वो पेनिट्रेट करना है। यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे हमें लेयर्स नज़र आ रही हैं। सबसे पहले ये हमारे पास जो यहाँ पे हमें ये सेल्स का मास नज़र आ रहा है जो कि हमें क्यूबॉडियल सेल्स बेसिकली नज़र आ रहे हैं। दे आर एक्चुअली नोन एज द फॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा। इस लेयर को हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इससे जो अंदर वाली ये हमें नज़र आ रही है दैट इज़ नोन एज जोना पेल्यूसिडा। यहाँ पे हमारे पास उस सेल का हमारे पास न्यूक्लियस पड़ा हुआ है और न्यूक्लियस उसके बाहर वाली जो है डेफिनेटली वो साइटोप्लाज्म। यहाँ पे हमें देखें तो ये पिंक रीजन दैट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म जिसमें सारी जो है वो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे ये हमें डार्क एरिया नज़र आ रहा है दैट इज़ एक्चुअली नोन एज द न्यूक्लियस। इस डार्क एरिया को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो साइटोप्लाज्म है दैट इज़ एक्चुअली नोन एज द जोना पेल्यूसिडा। एंड दिस ये जो हमारे पास एक मास नज़र आ रहा है हमें सेल्स का दैट आर एक्चुअली लाइक क्यूबॉडियल और कोलॉमनर टाइप सेल्स हमें नज़र आ रहे हैं दैट आर एक्चुअली द फॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा। उसके बाद हमारे पास एंजाइम्स का हमें पता होना चाहिए कि अगर हम एक्रोसोम देखें दैट इज़ एक्चुअली कैप लाइक स्ट्रक्चर। स्पर्म के हेड को देखें तो ये जो एक्रोसोम है देखें इसने किस तरह से कवर किया हुआ है, दैट इज़ एक्चुअली द एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम के अंदर सारे के सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। जो हेड होता है उसके अंदर क्या पड़ा होता है, न्यूक्लियस पड़ा होता है। उसके बाद हम फर्दर स्टडी करते हैं। द टेल ऑफ द स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट। अगर हम टेल ऑफ द स्पर्म को देखें तो उसमें एक मिडिल पीस होता है, एक प्रिंसिपल पीस होता है और एक एंड पीस होता है। तो मिडिल पीस डेफिनेटली जो दरमियान वाला हिस्सा होगा एक प्रिंसिपल पीस है और एक हमारे पास एंड पीस है। द टेल प्रोवाइड्स द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म दैट फैसिलिटेट्स इट ट्रांसपोर्ट टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होनी होती है उस लोकेशन पे पहुँचने के लिए जो है वो स्पर्म सेल्स को मोटिलिटी चाहिए, तो वो मोटिलिटी इस टेल की वजह से ही आती है स्पर्म्स के अंदर। द मिडिल पीस कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि जो मिडिल पीस होता है हमारे पास टेल ऑफ द स्पर्म का, उस पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब हम इसको किस तरह से याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है, तो हम देखें कि मिडिल का फर्स्ट लेटर एम है और माइटोकॉन्ड्रिया का भी फर्स्ट लेटर एम है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो टेल ऑफ द स्पर्म है उसका जो मिडिल पीस होता है उस पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है विच प्रोवाइड्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट दैट इज़ एक्चुअली एब्रीवेटेड एज ATP। एंड ATP इज़ नेसेसरी टू सपोर्ट द एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मोटिलिटी। अब देखें अगर मूव करना है, स्पर्म्स ने
मूव करना है तो वो ऐसे थोड़ी मूव करेंगे, उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, बेस्ट ऑर्गेनेली है, दैट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और उसने एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। मैनी जीन्स एंड मॉलिक्यूलर फैक्टर्स आर implicated in spermatogenesis. For example, the recent studies indicates that the proteins of the BCL2 family are involved in the maturation of germ cells as well as their survival at different stages. होता ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि स्पर्म है और उसमें टेल है और हेड है, कुछ एंजाइम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्टर्स हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि बेसिकली हेल्प आउट करती हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस पे, जिसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिनमें से प्रोटीन्स BCL2 फैमिली की जो प्रोटीन्स हैं दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द मैचुरेशन ऑफ जर्म सेल्स। ठीक है, जर्म सेल्स जो हैं जो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया उनकी जो मैचुरेशन में जो है वो BCL2 फैमिली की जो प्रोटीन्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एज वेल एज देयर सर्वाइवल एट डिफरेंट स्टेजेस। डेफिनेटली अगर हमारे पास इस पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में अगर किसी भी स्टेज पे स्पर्म्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं तो हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो ज़ाया हो जाएगा और नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। एट द मोलिकुलर लेवल HOX genes influence the microtubules dynamics and the shaping of the head of the sperm and the formation of the tail। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर लेवल पे तो जो HOX जीन्स होते हैं बेसिकली वो इन्फ्लुएंस करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल डायनामिक्स को एंड द शेपिंग ऑफ द हेड ऑफ द स्पर्म्स इन फॉर्मेशन ऑफ द टेल, यानी कि हेड और टेल की इन्फ्लुएंस रखते हैं ये जो मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ जीन्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द टेल, कि टेल किस तरह से बननी है, किस तरह से उसका मिडिल पीस होगा, किस तरह से उसका प्रिंसिपल होगा और किस तरह से उसका एंड पीस होगा। इस पूरे फॉर्मेशनल प्रोसेस के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट इज़ नोन एज HOX जीन्स। ठीक है, फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस द Y क्रोमोसोम इज एसेंशियल। अंडरस्टूड बात है, हमारे पास जो Y क्रोमोसोम होता है वो कहाँ से आता है, वो हमारे पास मेल से आता है। जो हमारे पास X क्रोमोसोम होता है वो कहाँ से आता है, वो हमारे पास फीमेल से आता है। सो फॉर द नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा फिनोमेना दैट इज़ एक्चुअली सीक्वेंशियल एक इवेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, हमारे पास जो स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं जिसमें स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो हैं दैट आर एक्चुअली द डिप्लॉयड सेल्स वो बनते हैं। उन डिप्लॉयड सेल्स में फिर क्या करनी होती है, माइटोसिस करनी होती है, अपने नंबर को इंक्रीज़ करना होता है। उसके बाद उनमें फर्स्ट मेटाटिक डिवीजन होगी जिसके थ्रू उनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ होगा। फिर उनमें सिंपल माइटोसिस के थ्रू की तरह की जो है वो सेकंड मेटाटिक डिवीजन होगी जिसके थ्रू जो है वो अपने जैसे न्यू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेंगे और इस तरह से स्पर्म्स जो हैं वो बन जाएंगे और स्पर्मेटिड्स बनेंगे। फिर स्पर्मेटिड्स मैच्योर स्पर्म्स बनाएंगे जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म्स इज नॉन एज स्पर्मियोजेनेसिस। नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए Y क्रोमोसोम इज़ वेरी एसेंशियल एंड माइक्रो डिलीशन रिजल्ट्स इन डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इनफर्टिलिटी। माइक्रो डिलीशन का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी कंटेंट, कोई भी क्रोमोसोम का सेगमेंट, कोई भी उसका कंपार्टमेंट अगर किसी वजह से डिलीट हो गया है तो उसकी वजह से जो डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस होगी और इनफर्टिलिटी कॉज होगी वो किस तरह से, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो है वो एक क्रोमोसोम पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है और डेफिनेटली इसके ऊपर जो है वो जीन्स की पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो पड़ी होंगी। ठीक है, अब हुआ ये है कि हमने इस क्रोमोसोम के ऊपर यानी कि हम फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे सीवियर रेडिएशंस हैं, तो रेडिएशंस हमें पता है वो डैमेज कर सकती हैं इसके कंटेंट को, इसके सेगमेंट को। फॉर एग्जांपल यहाँ से बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स तो डेफिनेटली हर एक चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब यहाँ पे रेज प्रेजेंट है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट के ऊपर जहाँ पे इसको मैं जो है वो हाईलाइट, इसको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, यहाँ पे बेसिकली रेज पड़ी और इस जो ये DNA मॉलिक्यूल था या जो क्रोमोसोम था इसकी सेगमेंट को इसने डैमेज कर दिया। दैट इज़ नोन एज माइक्रो डिलीशन। अब देखिए माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और डिलीशन का मतलब होता है किसी चीज़ का मिस हो जाना, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, ये ज़ाया हो जाना, ये डिलीट हो जाना। ठीक है, अब पूरा क्रोमोसोम डैमेज नहीं हुआ लेकिन डिफेक्ट एक बहुत छोटी सी जगह पे हुआ है, एक बहुत मामूली सी जगह पे हुआ है, लेकिन उसकी वजह से भी जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस का फिनोमेना इफेक्ट हो सकता है और इसको हम कहते हैं डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें किसी भी तरह के डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी तो ऑब्वियसली होगी क्योंकि जब एक पूरा एक जो प्रोसेस है, एक नॉर्मल प्रोसेस से जब नॉर्मेलिटी होगी तो डेफिनेटली वहाँ पर तो इनफर्टिलिटी होगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए तो ज़रूरी है कि सारे स्टेप्स जो कि वो जेनेसिस में है और स्पर्मेटोजेनेसिस में है वो इक्वल
सीक्वेंस में हो रहे हों और वो ज़बरदस्त तरीके से परफेक्शन के थ्रू हो रहे हों, लेकिन अगर किसी वजह से माइक्रो डिलीशंस हो जाती हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्ट करते हैं जिसकी वजह से कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो कि स्पर्म्स को डैमेज करते हैं, तो इस वजह से हमारे पास डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस होगी और डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस की वजह से इनफर्टिलिटी भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस।